थर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टेट का है, बट इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन कौन सी है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और कौन सी होती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू फोर्स QE। फोर्स कितना हो गया? QE हो गया। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 से 6 हो गई, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? acceleration is equal to change in velocity 6 minus 0 upon time 1, so acceleration is 6 meter per second square। ठीक है, at that instant the direction of field is reversed। अब अगर फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो बाद में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? पहले था 6 मीटर पर सेकेंड और बाद में हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। ये कितने सेकंड तक है? ये टिल 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड तक है। और फिर कितना हो जाएगा? -6 मीटर पर सेकेंड। कहाँ? फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड। तो ये जो 2 और सेकेंड्स है इनके लिए एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार इन 3 सेकेंड्स। तो पहले एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, इससे के लिए हम डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं, उससे हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों निकाल लेंगे। तो देखिए इसका ट्रेसिंग देखिए, मतलब इसका पाथ में बना लेता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 0 से चलना शुरू हुई और 6 मीटर पर सेकेंड पे चली गई। ये हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। ठीक है, ये हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सो 0 से चलना हुई, 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गई। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। कौन सा एक्सिलरेशन था? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन था पहले सेकेंड में। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, फिर जब यहां पर आया तो फील्ड रिवर्स हो गई, और जब फील्ड रिवर्स हो गई तो क्या होगा? अब एक्सिलरेशन कौन सा हो जाएगा? अब एक्सिलरेशन हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जब 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और एक्सिलरेशन -6 हो जाएगा तो वापस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। क्लियर है? इसके बाद में अब जो थर्ड सेकेंड है, थर्ड सेकेंड में जब वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सिलरेशन रिवर्स है, तो अब बॉडी वापस घूम करके ऐसे चलना शुरू होगी और यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक है, इस समय भी एक्सेलरेशन कैसा है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। और ये टाइम कौन सा है? ये टाइम है t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, क्लियर आया? यहाँ पर वेलोसिटी क्या बन गई होगी? यहाँ वेलोसिटी इसकी 6 मीटर पर सेकेंड बन गई होगी रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए -6 लिख दिया। क्लियर है? अब ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s, u तो 0 है, सो 0 प्लस हाफ, a कितना है? 6, और t कितना है? 1 सेकेंड। सो 1 का स्क्वायर किया मतलब 3 मीटर। क्लियर है? सो s1, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। ये वाली भी कितनी होगी? 6 और 0 ही पहुंचा है तो 3 मीटर। और ये वाली कितनी है? ये भी 3 मीटर है। तीनों ही डिस्टेंसेस 3 मीटर है। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 9 मीटर। 3 प्लस 3 प्लस 3, तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 9 अपॉन टोटल टाइम 3, विच इज 3 मीटर पर सेकेंड।
ये एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी हुई कितनी है? देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 336 माइनस 3 मतलब 3 मीटर। सो 3/3 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों चेक कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 11th का अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब 1D मोशन को अच्छे से किया है, उसके फॉर्मूलाज अच्छे से याद है, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको इलेक्ट्रोस्टेट के तो कोई कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हुए। बस इतना पता चला हमें कि फोर्स जो होता है वो क्यू ही होता है, अगर क्यू चार्ज और ई फील्ड लगा दी जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Suppose the charge of proton and electron differ slightly. One is minus E and second is E plus delta E. If net electrostatic force and gravitational force between two atoms, two hydrogen atoms, दो atoms लिए हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। और यहाँ तक इतना क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि क्या कहा है। दो हाइड्रोजन आइटम लिए, सपोज एक ये हुआ और एक ये हुआ, और इन दोनों पे जो चार्जेस दिया है वो कितना दिया है? जो प्रोटॉन का दिया है वो है E प्लस डेल्टा E, और जो इलेक्ट्रॉन का दिया है वो कितना है? माइनस E। और यहाँ भी वही है, E प्लस डेल्टा E, और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस E। तो नेट चार्ज कितना हुआ होगा इस पे? देखो क्यू नेट, क्यू नेट कितना है? माइनस ई प्लस डेल्टा ई, तो केवल डेल्टा ई बचा। ऐसे यहाँ पर भी क्यू नेट कितना बचा? जो क्यू नेट चार्ज है वो कितना बचा? केवल डेल्टा ई। ठीक है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 1/4πε0, और चार्जेस कितने हैं? डेल्टा ई दोनों तरफ, मतलब डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन जो भी डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस अगर सपोज आपने डी ली है तो डी स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एफ ई बता देते हैं। एट ए डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट इज जीरो। मतलब दोनों फोर्सेस जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो एफ ई इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? एफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाने चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी देख लो कितना है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2, है ना। तो हाइड्रोजन का mh, दोनों ही हाइड्रोजन है तो mh स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों को बैलेंस करके देख लीजिए। दोनों को बैलेंस करेंगे तो आपके पास, आपको फाइंड क्या करना है? देन डेल्टा ई की वैल्यू क्या है ये पूछा है। तो दोनों को बैलेंस कर लीजिए। जी की वैल्यू हमें पता ही होती है, डेल्टा एम की, एम एच की वैल्यू हमें दी हुई है, डी तो कट हो जाएगा। देखिए कैसा होगा, 1/4πε0 डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ भी डी स्क्वायर है, सो डी स्क्वायर तो से डी स्क्वायर कट हो जाएगा। जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 1/4πε0 कितना होता है? 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। ठीक है। और एम एच, तो एम एच की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी है? एम एच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सारी वैल्यूज दे दी ना, देखो आपको अगर सारी वैल्यूज दे दी है तो अब डेल्टा ई का स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा, और जो डेल्टा ई का स्क्वायर होगा उसको आप डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे उससे। तो देखिए डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ रही है। इसका आंसर निकाल के मुझे आप कमेंट करिए। ठीक है, डेल्टा ई का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है वो मुझे जरा कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5।
और मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्वेश्चन को एक बार आप रीड कीजिए स्क्रीन को पॉज करके, और आप ट्राई कीजिए कि क्या है क्वेश्चन आप कर सकते हो। पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। क्या क्वेश्चन बनाया दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या क्या वैल्यूज दी है। देखिए कभी भी अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो सबसे पहले जो जो गिवन वैल्यूज है वो लिख दीजिए, तो हो सकता है कि बहुत हद तक आपको उसका एक आइडिया मिल जाए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। क्यू मिल गया हमें। अब फोर्स पूछा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू के रेस्पेक्ट में होता है क्यू इंटू ई, ठीक है। सो V और E में अगर रिलेशन हमें मिल जाए, तो V तो दिया ही है हमें, अगर V और E का रिलेशन हमें मिल जाए तो हम ये जो फोर्स है ये फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए E का रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। E इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा माइनस dV बाय dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए x y और z तीनों, सो हमें Ex भी मिलेगा, Ey भी मिलेगा और Ez भी मिलेगा। Ex कितना, dV अपॉन dx, ठीक है। ये माइनस है, माइनस साइन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड बना लेता हूँ। dV बाय dx कितना होगा, इस इक्वेशन का dV बाय dx करिए, जिनमें x नहीं है वो तो सब जीरो हो जाएगी, जिनमें x है बस वो बचेगी। तो 6 माइनस 8y, ठीक है। और देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, 1 1 1, एक्स वाई जेड दोनों तीनों ही 1 है, इसलिए डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8 विच इज -2। इसी तरह से ई वाई भी निकाल लीजिए, ई वाई का मैग्नीट्यूड होगा dv अपॉन dy। इसको सॉल्व कीजिए, 6x तो जीरो हो गया, -8x -8 प्लस 6z, फिर x और z की वैल्यू तो आपको 1 ही रखनी है, तो -16 प्लस 6 दैट इज -10। क्लियर। नेक्स्ट है Ez, Ez हमारा होगा dv बाय dz विच इज इक्वल टू, केवल z वाली टर्म आएगी, बाकी सब तो जीरो ही हो जाएगा, तो 6y, और 6y में y की वैल्यू 1 बनानी है क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट्स 1 दिए हैं, तो 6, ठीक है। ये हमारे Ex, Ey और Ez हो गए। अब आप ई नेट कैसे निकालेंगे, तो ई नेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट बना देना। सो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू बन रही है चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हुआ 4, -2 का या 2 का कोई भी स्क्वायर निकालो 4 ही आएगा, प्लस 10 का स्क्वायर हुआ 100, प्लस 6 का स्क्वायर हुआ 36, दैट इज अंडर रूट 140, और अंडर रूट 140 को आप लिख सकते हैं 2√35। तो ये तो आपका ई नेट आ गया। और फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, देखिए Q इंटू ई, Q इंटू ई था ना, तो ये ई नेट ही है, तो बस हो गया। Q की वैल्यू 2 है और E की वैल्यू 2√35 है, तो दोनों की वैल्यू अगर आप मिला दोगे तो 2 इंटू 2√35 मतलब आ गया 4√35। ये आंसर आ गया आपका। कौन सा आंसर आया है, डी ऑप्शन आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है, टू विथ बॉल्स carrying equal charges are suspended by common point by the strings of equal length. The equilibrium separation between them is r, ठीक है। Now the strings are rigidly clamped at the half of height, ये यहाँ पर इसको क्लेम कर दिया है। The equilibrium separation between the balls now become, अभी ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये जो r डैश है ना, ये वैल्यू r डैश बतानी थी इन्हें, ये r डैश जो है ये कितना हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को,
पहले ये देखते हैं कि ये वैल्यू जो है इसका एक डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ। और ये वैल्यू जो दी है, ये वैल्यू हमें दी है y, और ये वाली जो वैल्यू है, जो सेपरेशन की वैल्यू है दोनों चार्जेस के सेपरेशन की, वो कितनी दी हुई है, r। सो ये वाली कितनी होगी, इस एंड पे r/2, इधर भी r/2 होगी, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो r/2 होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस एंगल के बारे में बात करूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, अगर इस थीटा के बारे में बात करूं तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन सॉरी r/2 अपॉन y, सो r अपॉन 2y, ऐसा हो जाएगा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या बन सकती है वो भी देख लो। इस चार्ज के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा वो होगा mg, और जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा, Q इंटू ई, इतना होगा। तो यहां से भी आप अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये अगर थीटा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वही आपको मिलने वाला है, क्या, क्यू ई अपॉन एम जी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी, ठीक है, क्लियर है। ये हमें आर की वैल्यू मिली, कितनी मिली है आर की वैल्यू, यहां से क्यू ई, टू का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, y अपॉन एम जी। अब दूसरे, हाँ, तो अब यहाँ पर r इक्वल टू हम रखते हैं टू q इंटू ई, मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स, तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एम जी, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर आप इस तरफ भेज सकते हो, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू टू वाई, टू क्यू स्क्वायर वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ठीक है। और सेम आर डैश के लिए भी फाइंड करते हैं, केस 2 बना लेते हैं आर डैश का, इसे हम केस 1 बता देते हैं। केस 2 आर डैश के लिए, तो टेन थीटा वही जो एंगल होगा, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये आर डैश बाय 2 होगा, तो आर डैश बाय 2 अपॉन वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ बनेगा क्यू, चार्ज तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर एंड अपॉन में एम जी। तो अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2 से ये 2 कट हो जाता है, और आपके पास आर डैश का क्यूब बनता है इक्वल टू क्यू स्क्वायर वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन बना लीजिए, किन दोनों में रिलेशन बनाना है, पहला इस इक्वेशन में और दूसरी इस इक्वेशन में, इन दोनों में रिलेशन देखिए क्या रिलेशन बन के आ रहा है, आर क्यूब जो है वो है 2 क्यू स्क्वायर वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो ये वैल्यू जो है ये आर डैश की है, तो इसका मतलब है आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब अपॉन 2, सॉरी 2 r डैश क्यूब, कितना होगा 2 r डैश क्यूब, ठीक है। सो आर की वैल्यू कितनी होगी, मतलब आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आर क्यूब अपॉन क्यूब रूट
ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, ये आर डैश की वैल्यू बनेगी। ठीक है, इसका आंसर एक बार चेक करिए कौन सा बन रहा है, डी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a charge q is placed at the center of joining two charges q। ये आपके पास एक कैपिटल Q चार्ज है और ये एक और कैपिटल Q चार्ज है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे सेंटर पे एक चार्ज Q रखा है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए उसके लिए इस Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं, किस किस का, इन दोनों का और इन दोनों का, इन दोनों चार्जेस का नेट फोर्स निकाल के उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, डी ले ली हमने। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2। अब बिल्कुल सिंपल हो गया है, एफ नेट इज इक्वल टू एफ क्यू क्यू प्लस एफ क्यू क्यू कैपिटल Q, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। तो क्यू क्यू का फोर्स कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है, 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन d/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1/4πε0 1/4πε0 कट होने वाला है और Q से Q भी कट होने वाला है। ये सारी वैल्यूज दूसरी तरफ जाएगी, माइनस में हो जाएगी। क्या वैल्यू बचने वाली है आपके पास, Q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ Q अपॉन डी स्क्वायर। तो अगर ये d/2 का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन डी स्क्वायर, और 1/4 है, यहाँ पर अपॉन में कितना आएगा, 4 आएगा, और वो चला जाएगा ऊपर, एंड माइनस Q अपॉन डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कट हो गया, सो आपके Q की वैल्यू कितनी आई, देखो -Q/4। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ रही है,